जितेंद्र सिंह, विनीता, अनुराधा सिंह, अंशु, कीर्तन, रंजना, प्रिया सिंह, भूपेंद्र, आयुष, रंजना, लता शर्मा, आकांक्षा चौहान, और उसके बाद में यहाँ पर श्यामेंद्र यादव, राहुल, क्रांति देवी, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं। और आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही थी गांधी युग, है ना, गांधी युग पढ़ा रही थी, यानी गांधी एरा में आपको पढ़ा रही थी। और आज मुझे आपको बताना है कि गांधी जी भारत में वापस कब आए। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 1910 में उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। ये मैंने कल आपको लिखवा दिया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे और बहुत मज़ेदार चीज़ें आपको समझ में आएंगी, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। ये जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो ये वाला पार्ट आप पढ़ रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से लेकर और गांधी एरा जो आप पढ़ रहे हैं, इनमें इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि इस इतिहास को हम जी रहे हैं। ये इतिहास हमें जो है हमारी पुराने जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं या जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके बारे में जानकारी देता है, तो हमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे, तो आप देखेंगे प्यारे बच्चे कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं गांधी जी की, तो बेटा ये 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, एक मिनट रुकेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे कि मैम ये 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, ठीक है। कब गए थे? 1893 में गए थे, और कब वापस आए हैं? 1915 में। जिस दिन बेटा जी ये भारत में वापस आए थे, तो डेट क्या थी? 9 जनवरी लिखना। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मैम इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, दिवस मनाया जाता है, ठीक है बेटा जी। आगे सुनिए, आगे हम बात करते हैं कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, लिखना, इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इस समय क्या चल रहा था? इस समय, अच्छा समय लिखना रह गया है, इस समय प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका चल रहा था, ठीक है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है तभी गांधी जी भारत में आए हैं। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, ये चला था 1914 से 1918, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। यानी अगर हम यहां पे बात करते हैं कि आप यहां पे एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ऋतुराज, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि आपकी इच्छा पूरी कर सकूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बच्चे, तो जब ये वापस आए हैं, मतलब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, तो जब ये वापस आए तो इन्होंने क्या कहा? देखना, इन्होंने क्या कहा जब ये वापस आए, तो इन्होंने भारतीयों को इस विश्व युद्ध में यानी प्रथम विश्व युद्ध में, इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा, अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा, ठीक है। अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा। क्यों कहा गांधी जी ने? क्योंकि गांधी जी को अभी भारत की परिस्थितियां नहीं पता है, वो तो केवल आए और उनका मानना है कि भाई अगर आप यहाँ पे इनका साथ देंगे तो कल आप अपने चीजों को इनसे मांगेंगे तो ये भी आपको देंगे। गांधी जी ने एक पॉजिटिव वे में ही कहा, लेकिन गांधी जी खुद अभी इन्हें पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं। तभी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक सलाह भी देंगे। जब ये आए आपके दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? इन्होंने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा। और जब इन्होंने ये बात कही तो जो आपके गरम दल के नेता थे,
है ना, गरम दल के नेता, उन्होंने इन्हें क्या कहा, या ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। इसीलिए गांधी जी को क्या कहा गया, इसीलिए गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। अब सार्जेंट कौन होता है? सार्जेंट बेटा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सेना में सिपाहियों की भर्ती करता है। भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा, किसने कहा? ये गरम दल के जो नेता थे आईएनसी के, कि भैया भारत में एक सार्जेंट आया है जो आकर अंग्रेजों की तरफदारी कर रहा है। ठीक है, तो इन्हें इस खिताब, अब इन्होंने क्योंकि अंग्रेजों के लिए इस समय बड़ा अच्छा काम किया था, तो अब क्योंकि यहां पे गांधी जी ने भारतीयों को कन्विंस किया और भारतीयों ने साथ भी दिया था, तो यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अंग्रेजों ने गांधी जी से खुश होकर, अंग्रेजों ने गांधी जी से खुश होकर उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। क्या किया? गांधी जी से खुश होकर केसर ए हिंद की उपाधि दी, केसर ए हिंद की उपाधि दी। तो ये आप टाइटल याद रखना, क्योंकि इस टाइटल को ये वापस करेंगे। केसर ए हिंद की उपाधि होता है बेटा जी टाइटल, उपाधि दी थी किसकी? केसर ए हिंद की, क्योंकि अंग्रेजी सरकार तो खुश हो गई कि गांधी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, गांधी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो वो तो खुश हो गई गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी ने उनका साथ देने के लिए भारतीयों को कन्विंस कर लिया। अब आगे सुनिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, ठीक है, लिखना, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इन्हें सलाह दी थी, और ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है। तब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि भाई आप 1 वर्ष पहले पूरे भारत का भ्रमण करो और उसमें अपनी आंखें खुली रखो, लेकिन अपना मुंह आप बंद रखो। ऐसा क्यों मैम? क्या गांधी जी को बुरा नहीं लगा? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि भाई पहले आप भारत को जानो, आपको भारत की परिस्थितियों को जानना जरूरी है, उसके बाद आप कुछ कहो। ठीक है, तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ये कौन थे प्यारे बच्चे? तो मैंने आपको लिखवाया था कि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने इन्हें अपना पॉलिटिकल टीचर माना था, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, गांधी के कौन थे ये? राजनीतिक गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इन्हें 1 वर्ष भारत भ्रमण की सलाह दी। इन्हें 1 वर्ष क्या किया? भारत भ्रमण की सलाह दी। 1 वर्ष भारत भ्रमण की सलाह दी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, कि भाई 1 साल पहले आप पूरा भारत देखो, उसमें आप किसी से कुछ बोलो मत, किसी को कोई सलाह मत दो, पहले आप जानो परिस्थितियों को, फिर उसके बाद आप बोलना। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात को इन्होंने फॉलो भी किया था। अब आगे सुनिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, जब साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, तो ये कहां पर उतरे? बंबई उतरे, बंबई उतरे। और बेटा जी बंबई से ये फिर आपके कुचरब, कुचरब यानी कि गुजरात पहुंचे। ठीक है, कुचरब पहुंचे। कब पहुंचे? तो ईयर वही चल रहा है 1915 में। यहां पर कुचरब में इन्होंने क्या किया? घर किराए पर लिया, घर किराए पर लिया, और यहां पे एक आश्रम की स्थापना की। ठीक है, ये आपके कहां पहुंचे? कुचरब गुजरात पहुंचे बंबई से, और उसके बाद वहां पर जाकर इन्होंने एक घर किराए पर लिया, और यहां पे मैम इन्होंने क्या किया?
सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना आप पूछोगे कब की, तो बेटा जी 1915 में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी, 1915 में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम का पहले नाम क्या था, सत्याग्रह आश्रम, क्योंकि 1915 में यह आश्रम इन्होंने कहां पर बनाया मैम, कुचरब गुजरात में बनाया। फिर 1917 में इस आश्रम को ये लेकर चले गए कहां पर, तो आप कहोगे साबरमती नदी के किनारे। पहले आप इतना लिखें, फटाफट लिखें। ठीक है, उन्नीस 1914 में नहीं आए थे शालिनी, 1915 में आए थे बेटा। आपने कहां पढ़ा है 1914 में आए थे। डन, आगे चलिए। अब इन्होंने क्या किया, ये जो सत्याग्रह आश्रम इन्होंने बनाया है, इस सत्याग्रह आश्रम को इन्होंने किया स्थानांतरित। सत्याग्रह आश्रम, इसको इन्होंने कर दिया स्थानांतरित। करना होता है ट्रांसफर करना, यानी जगह को बदलना। स्थानांतरित किया, ठीक है, स्थानांतरित किया। कब किया, 1917 में। और कहां पर ले गए, साबरमती आश्रम, वो सॉरी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में इन्होंने इस आश्रम को ट्रांसफर कर दिया और इस सत्याग्रह आश्रम का नाम साबरमती आश्रम कर दिया। साबरमती आश्रम कर दिया। तो ये काम कब किया, 1917 में। क्लियर है, यानी सत्याग्रह आश्रम का नाम क्या था, साबरमती आश्रम, बाद में किया गया। यानी साबरमती आश्रम का नाम पहले क्या था, सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम बनाया था 1915 में और उसी का नाम 1917 में कर दिया था साबरमती आश्रम। थैंक यू आर्यन, थैंक यू सो मच। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये आपका यहां पे इन्होंने किया। उसके बाद आपको राजनीतिक गुरु में इनके बता चुकी हूं। एक इनके आध्यात्मिक गुरु भी थे जिन्हें हम कहते हैं स्पिरिचुअल टीचर। और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे मैम इनके रायचंद्र जी। रायचंद्र जी थे इनके स्पिरिचुअल टीचर। रायचंद्र जी थे इनके आध्यात्मिक गुरु। और प्यारे बच्चे एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने भूख हड़ताल, जिसे हम कहते हैं हंगर स्ट्राइक या डेथ स्ट्राइक, भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली थी? भूख हड़ताल की प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन इन्होंने किससे ली थी और भूख हड़ताल का प्रयोग इन्होंने कब किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे ये इन्होंने ली थी प्यारे बच्चे रस्किन से। रस्किन कौन थे? तो मैम ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और रस्किन की एक बुक है, उस बुक को इन्होंने लिखा है रस्किन ने अनटू द लास्ट। क्या बुक है इनकी? अनटू द लास्ट। ये रस्किन की बुक है और यहां से गांधी जी ने किसकी प्रेरणा ली है? तो आप कहेंगे भूख हड़ताल की। ठीक है, अनटू द लास्ट। एक मिनट, मैंने अनटू में बहुत सारा गैप कर दिया भाई। अनटू द लास्ट, ठीक है। उसके बाद बात आती है गांधी जी के बारे में। एक और व्यक्ति से ये इंस्पिरेशन इन्होंने ली थी, आंदोलन की प्रेरणा। जो आंदोलन इन्होंने किए हैं उसकी इंस्पिरेशन इन्होंने कहां से ली थी? इंस्पिरेशन ऑफ मूवमेंट। इंस्पिरेशन ऑफ मूवमेंट, आंदोलन की प्रेरणा, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। और इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी? इनकी एक बुक थी वॉर एंड पीस।
वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस। और एक बुक थी इनकी अन्ना कैरीना, अन्ना कैरीना किसकी? लियो टॉलस्टॉय की। तो इनसे इन्होंने ली थी प्यारे बच्चे आंदोलन की प्रेरणा। अब गांधी जी वापस आए। वापस आने के बाद में प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कब दिया था? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैम? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण, अपना पहला जन भाषण यानी पहली बार जनता के सामने इन्होंने भाषण कब दिया था? तो गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था 1916 में। कहां पर? BHU के उद्घाटन पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इनॉग्रेशन पर इन्होंने अपना पहला जन भाषण दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा जी जब गांधी जी वापस आए तो गांधी जी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था, लखनऊ अधिवेशन में भाग। आप मुझे बताएंगे लखनऊ अधिवेशन के चेयरमैन कौन थे? लखनऊ अधिवेशन में जब इन्होंने भाग लिया तो इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में प्यारे बच्चे, लखनऊ अधिवेशन में भाग, एक मिनट, बताएंगे इसके चेयरमैन कौन थे आप लोग? तो जब इसमें भाग लिया तो प्यारे बच्चे इस अधिवेशन में इनसे मुलाकात किसने की? इनकी मुलाकात हुई थी रामचंद्र शुक्ल जी से। रामचंद्र शुक्ल जी जो कौन थे मैम? जो थे चंपारण के किसान, चंपारण के किसान। और राजकुमार शुक्ल जी ने क्या किया था? चंपारण के किसानों से, चंपारण के किसानों की समस्या जो क्या समस्या थी? तिनकठिया पद्धति। चंपारण के किसानों की समस्या, 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य, नील की खेती अनिवार्य से अवगत कराया, समस्या से अवगत कराया गांधी जी को। इन्होंने बताया कि आप चंपारण आइए और कृपया इस समस्या को समाप्त कीजिए। बहुत बढ़िया। अंबिका चरण मजूमदार, अंगद, नेहा, उसके बाद में दीपाली, सुशांत और इल्मा आर्यन, अंगद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अब ये यहां पर इस समस्या से जब इनको राजकुमार शुक्ल जी ने परिचित करवाया तो गांधी जी पहुंचे फिर चंपारण। तो आपको पता है यहां पर क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? तो मैं अब होगा गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह। मैम अब हम एक हेडिंग देंगे 1917 चंपारण आंदोलन। चंपारण कहां पड़ता है? बिहार में। चंपारण आंदोलन, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चंपारण आंदोलन, गांधी जी अब बिहार पहुंचेंगे और सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखने वाले हैं? आप लिखने वाले हैं कि इस लिखना गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में प्रथम सत्याग्रह। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था।
तो आप कहेंगे मैम चंपारण सत्याग्रह। ये लीजिए दिव्या, आप लिख लीजिए पहले। ये काम बेटा आप बाद में भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम निकालकर। पूरा पढ़ाने का रिदम टूट जाता है, और मैं इतनी तेज तो लिखती भी नहीं कि आप लिख नहीं पाते हो, लेकिन ठीक है, आपकी बात को हम ऊपर रखेंगे। आप लिखिए और तुरंत मुझे बताइए। अच्छा ओके, एक चीज गलत हो गई है, ये राजकुमार शुक्ल होगा। सॉरी बेटा, मैंने गलती से रामचंद्र लिख दिया है। मुलाकात राजकुमार शुक्ल, इसको ठीक कर लीजिएगा बेटा। राजकुमार शुक्ल, इसको ठीक कर लेना बेटा। राजकुमार शुक्ल, प्लीज इसको ठीक करके और थम्स अप कीजिएगा एक बार। रामचंद्र शुक्ल नहीं, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे सुनिए। राजकुमार शुक्ल, पता नहीं मैंने कैसे रामचंद्र लिख दिया। प्रथम सत्याग्रह था, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भाई गांधी जी ने। आंदोलन का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ मूवमेंट, गांधी जी, गांधी जी ने किया था। लिखिएगा 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कलकत्ता से चंपारण पहुंचे। कलकत्ता से चंपारण पहुंचे थे। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बन चुका है एक एग्जाम में कि गांधी जी कहां से चंपारण गए थे, तो कलकत्ता से चंपारण गए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कहां गए थे ये मैम? कलकत्ता से चंपारण पहुंचे थे 10 अप्रैल 1917 को, और यहां पहुंचकर फिर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। अब यहां पे बात करते हैं कि जब ये आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन में गांधी जी का साथ किस किसने दिया था? इस आंदोलन में पहले लिखो समस्या क्या थी। समस्या, तो समस्या थी मैम 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य। नील की खेती अनिवार्य, और जिसे हम कहते हैं तिनकठिया पद्धति। यानी यहां पर अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर कर रखा था कि आपको अपने कुल क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी ही करनी है। ये आपको करना ही करना है। और यहां पे मैं बता दूं कि अंग्रेज फोर्स करते थे किसानों को, आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैम नील की खेती आखिर क्यों करवाते थे? क्योंकि यूरोप में नील की डिमांड थी। ये वही नील है जो आप घर में कपड़ों पे रंग, जैसे व्हाइट कपड़ों पे यूज करते हो, जिससे व्हाइट कपड़ा हल्का सा नीला हो जाता है। तो पहले यूरोप में कपड़ों की रंगाई करने के लिए नील की खेती की डिमांड थी। तो मैम किसानों को दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी बेटा कि नील की खेती जब होती थी तो उसके आसपास किसान जो भी फसल बोते थे वो फसल पूरी बर्बाद हो जाती थी। कारण था कि नील की खेती बाकी खेतों की सारी नमी को खींच लेती थी, और किसानों से ये नील की खेती जो अंग्रेज है वो बहुत कम दामों पर करवाते थे, बहुत कम पैसा उनको देते थे, और यूरोप में महंगे दामों पर इसको बेचते थे। तो एक तरीके से किसानों का शोषण कर रहे थे अंग्रेज इस तिनकटिया पद्धति के द्वारा। हाँ बेटा, 4 बूंदों वाला उजाला, बिल्कुल सही समझाया आपने। तो क्योंकि बाकी फसलें इस नील की खेती के कारण खराब हो जाती थी, इसलिए किसान बहुत परेशान हो गए, और दूसरा उन्हें इस नील की खेती के लिए पैसे भी उतने नहीं मिलते थे जितना उन्हें मिलना चाहिए। यानी शोषण था एक तरीके से किसानों का।
और ये बात जब गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने बोला मैं तुरंत वहां पर आता हूं। तो ये समस्या थी। आपको पूरी समस्या अच्छे से समझ में आई कि क्यों नील की खेती करना किसानों के लिए हानिकारक था। ठीक है, अब देखिए यहां पे 3/20 भाग पर नील की खेती क्या थी, अनिवार्य। अब क्वेश्चन आएगा कि इस आंदोलन में गांधी जी का साथ किस किसने दिया था। तो बेटा जी गांधी जी का साथ देने वाले आपके एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे और संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, एक व्यक्ति कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट आपके आचार्य जेबी कृपलानी जी। जेबी कृपलानी जी ने भी इनका साथ दिया था। नेक्स्ट लिखिएगा ब्रिज किशोर प्रसाद जी, ब्रिज किशोर प्रसाद जी। नेक्स्ट लिखिएगा नरहरि पारेख जी, नरहरि पारेख जी। महादेव देसाई जी, महादेव देसाई जी। नेक्स्ट लिखिएगा राजकिशोर प्रसाद जी, राजकिशोर प्रसाद जी। नारायण सिन्हा जी, नारायण सिन्हा जी। और बेटा जी रामनाथी प्रसाद जी, रामनाथी प्रसाद जी। इन सब ने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा आप ये भी ध्यान रखना कि फिर यहां पे आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। बेटा परिणाम ये हुआ कि तिनकठिया पद्धति समाप्त हो गई। तिनकठिया पद्धति क्या हो गई बेटा जी, समाप्त। यानी हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने क्या किया, सफल नेतृत्व। लिखिएगा इस आंदोलन में गांधी जी ने किया था सफल नेतृत्व, क्योंकि समस्या को खत्म कर दिया था। सफल नेतृत्व। और जब सफल नेतृत्व किया बेटा जी, तो यहां पर एक व्यक्ति हैं बहुत खुश हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें आप गुरुदेव जी भी कहते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, गुरुदेव, जिन्होंने हमारे जनगण मन की रचना की है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा क्या थी बेटा जी, इनकी उपाधि, इनका टाइटल था, जो इन्हें किस आंदोलन के बाद मिला था, चंपारण आंदोलन में सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। मैम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। अब भाई गांधी जी जो हैं यहां पर इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया और 1918 में अब गांधी जी और आंदोलनों की तरफ जाएंगे। अंग्रेज ने रोकने का प्रयास करेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। अब प्यारे बच्चे इस आंदोलन के बाद प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 1918 में किया गया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपका अहमदाबाद आंदोलन किसका आंदोलन था, मैं मजदूर आंदोलन था, लेबर मूवमेंट था, और ये 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो यहां पर समस्या क्या थी, तो बेटा जी समस्या थी अंग्रेजों का वादा। लेकिन अंग्रेजों का वादा तो मैम वादा ना कर, वादा तो टूट जाता है। लेकिन फिर भी हम इन अंग्रेजों की इन अंग्रेजों के हर वादे पर विश्वास कर लेते थे। अब देखो समस्या क्या थी, समस्या थी प्यारे बच्चे यहां पर बोनस। समझ नहीं आया मैम, बोनस कैसे समस्या हो सकती है, बताती हूं। प्यारे बच्चों बात ये थी कि अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद है
यहां पर प्लेग नामक बीमारी फैली थी। अहमदाबाद में क्या फैला था? प्लेग नामक बीमारी फैली। ठीक है, ये बीमारी फैली और ये एक जानलेवा बीमारी थी बेटा। जैसे आपके यहां पर अभी कोविड आया था कुछ सालों पहले, है ना, और कोविड की वजह से बहुत सारी डेथ भी हुई थी और आपको बोला गया था कि भैया घर में रहो, बाहर मत निकलो। आप घर से बाहर मत निकलो। तो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए, हमने उनको फॉलो किया। क्यों भाई? क्योंकि जान तो सबको प्यारी है। लेकिन यहां ये अंग्रेज इतने नालायक हैं, इन्होंने मजदूरों से कहा कि अगर तुम इस प्लेग बीमारी में भी काम करोगे तो हम तुम्हें 50% बोनस दे देंगे। मजदूरों ने बोला अच्छा। अब सोचो कि मजदूर अपनी जान पे खेल कर इस प्लेग नामक बीमारी में भी इनके लिए काम करेंगे और जब प्लेग खत्म होगा और बोनस देने का समय आएगा तो कहेंगे कि बस 20% देंगे भैया। वादा कितने का था? वादा था 50% का, देंगे कितना? 20%। मजदूरों को गुस्सा आ गया, मजदूरों को गुस्सा आ गया और जब गुस्सा आया तो उन्होंने ये आंदोलन छेड़ दिया। अब गांधी जी को पता चला, गांधी जी आए, गांधी जी आकर इस आंदोलन में जुड़े और गांधी जी ने कहा कि भैया 35% बोनस देना पड़ेगा। अंग्रेज बोले नहीं देंगे, नहीं दोगे भूख हड़ताल पे बैठूंगा। गांधी जी जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और अंग्रेजों को मजबूर होकर 35% बोनस देना पड़ेगा। तो ये था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ठीक है, तो प्लेग नामक बीमारी फैली। अंग्रेजों ने कहा जो मजदूर इस समय भी कार्य करेगा उसे 50% बोनस मिलेगा। उसे 50% बोनस देने का वादा है भैया, हम बोनस देंगे। ठीक, मजदूरों ने क्या किया? मजदूरों ने कार्य किया। ठीक है, कार्य किया। प्लेग समाप्त होने पर मजदूरों द्वारा बोनस की मांग की गई। बोनस की मांग, अब मांग की गई तो अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने 20% बोनस देने को कहा। 20% बोनस देने को कहा कि 20% देंगे भैया। अच्छा, तुम नेता हो, हम पागल हैं, हमने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे लिए काम किया है। ठीक है, अब यहां पे 20% बोनस देंगे, इसीलिए आंदोलन शुरू। इसीलिए क्या किया गया? इसीलिए आंदोलन शुरू। इसी आंदोलन से आकर गांधी जी जुड़े। इसी आंदोलन से आकर गांधी जी जुड़े। और जब गांधी जी जुड़े तो फिर नेतृत्व भी किसने किया? तो फिर मैम नेतृत्व भी किया गांधी जी ने। और गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा 35% बोनस दो, चलो ना तुम्हारी ना हमारी, 35% बोनस दो। तो इन्होंने जब कहा कि 35% बोनस दो, अंग्रेजों ने मना कर दिया।
कि नहीं देंगे भैया, किसी कीमत पर नहीं देंगे, मना कर दिया। मना किया तो गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की। गांधी जी ने क्या किया? भूख हड़ताल, भूख हड़ताल शुरू की। कितने दिन की थी भूख हड़ताल? 21 दिन। 21 दिन। अब यहां पे अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजों ने कहा कि भैया कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहां जब भूख हड़ताल की 21 दिन की, तो अंग्रेजों को 35% बोनस देना पड़ा। तो अंग्रेजों को 35% बोनस देना पड़ा। तो गांधी जी का यह आंदोलन भी कैसा रहा? सफल। एक क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है कि यह बताइए गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? तो मैम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। अब गांधी जी बड़े फेमस हो गए। गांधी जी फेमस हो गए। अब भैया किसानों का मुद्दा आया। किसानों का मुद्दा कहां आया? एक ही स्लाइड पे लिखेंगे सारा, तो अगली स्लाइड में कर लूंगी। बेटा लिखने का काम अगर तुम बाद में कर सको तो मैं बताओ आगे पढ़ाऊं, ठीक है। अब ये जाएंगे खेड़ा। खेड़ा कहां पड़ता है? तो ये भी गुजरात में है। अहमदाबाद कहां पड़ता है? तो ये भी गुजरात में। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन था और खेड़ा आंदोलन एक किसान आंदोलन होगा। वहां किसानों की समस्या है और वहां भी ये अंग्रेज जो हैं वो नालायकी दिखा रहे हैं, तो वहां के किसान इकट्ठे होकर आंदोलन छेड़ेंगे। गांधी जी वहां भी पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे क्या लिखना है। आगे मैम हमें लिखना है खेड़ा आंदोलन, खेड़ा मूवमेंट हमें लिखना है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। और ये किसका आंदोलन था? किसान आंदोलन था। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। अब यहां पे क्या समस्या थी मैम? समस्या यहां पर थी कि एक तो क्या हो रहा था कि भैया हम कह सकते हैं कि सूखा पड़ गया था। दूसरा यहां पर भी प्लेग बीमारी फैली थी। किसान खेती नहीं कर पा रहे थे और किसानों ने अंग्रेजों से कहा कि भैया कर कम कर दो, टैक्स को कम कर दो। अब कम तो किया नहीं, बढ़ा और दिया। तो समस्या क्या क्या है मैम? अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एक समस्या थी, पहला तो अकाल। दूसरा मैम यहां पर समस्या थी प्लेग। और तीसरी समस्या थी यहां पर कि इस कंडीशन में भी कर दी गई थी कर में वृद्धि। अंग्रेजों ने कर में कर दी थी वृद्धि, टैक्स को और इंक्रीज कर दिया। तो किसान बोले अरे पागल वागल हो क्या, इतनी खराब स्थिति चल रही है और तुम जो है कर में वृद्धि कर रहे हो, हम कह रहे कम कर दो। कम तो तुमने किया नहीं और तुमने बढ़ा दिया। अब किसानों को बड़ा गुस्सा आया, है ना। और इसीलिए क्या किया गया? इसीलिए मैम किया गया आंदोलन, ठीक है, कर में वृद्धि। तो आप कहेंगे ये इसी समस्या के कारण, इसीलिए आंदोलन। इसीलिए क्या शुरू हुआ? इसीलिए आंदोलन शुरू। अब जब यहां पर आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें आकर कौन जुड़ा? अब यहां पे नेतृत्व मैम गांधी जी करेंगे। गांधी जी ने किया। और जब गांधी जी इस आंदोलन में जुड़े तो इस आंदोलन में गांधी जी की मुलाकात, गांधी जी की मुलाकात होगी। गांधी जी की मुलाकात पहली बार होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि गांधी जी की मुलाकात किससे हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। पहली बार इनसे ये मिले। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी गांधी जी का साथ दिया। इसके अलावा विट्ठल भाई पटेल जी ने भी गांधी जी का साथ दिया और इंदुलाल याग्निक जी ने भी गांधी जी का साथ दिया। इंदुलाल याग्निक जी,
इन सब लोगों ने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। ठीक है, तो इन सब लोगों ने क्या किया, लिख लेना कि इनसे मुलाकात हुई और इन सभी ने क्या दिया, इन सभी ने गांधी जी का साथ, इन सभी ने क्या दिया था, गांधी जी का साथ इस आंदोलन में। अब यहां गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने बड़ी प्यारी सी बात बोली कि सुनो अंग्रेजों, हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जो समर्थित किसान हैं, यानी जो कैपेबल फार्मर्स हैं, वो आपको कर देंगे क्योंकि वो समर्थित हैं। लेकिन जो असमर्थित किसान हैं, जिनके पास तुम्हें देने के लिए टैक्स है ही नहीं, वो तुम्हें कर नहीं देंगे। ये गांधी जी ने साफ साफ कहा। और अंग्रेज यहां पर अगर हम बात करें तो इनको आने से रोकना चाहते थे, पर लेकिन रोक नहीं पाए थे। तो यहां पर कैसा नेतृत्व था गांधी जी का, बेटा इस आंदोलन में भी गांधी जी का सफल नेतृत्व था। अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जो किसान यहां पर टैक्स नहीं दे सकते थे, उनसे टैक्स नहीं लिया गया। और गांधी जी की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ। प्लेग सौरभ एक बीमारी होती है, ये आप साइंस में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है, क्योंकि मेरा विषय है इतिहास। तो यहां तक बात समझ में आई तो थम्स अप करो फटाफट। अब भाई क्या आया, अब आई 1919 की तारीख, और 1919 की सबसे बड़ी घटना रॉलेट एक्ट। तो क्या हम लिखेंगे, 1919 का रॉलेट एक्ट। अब पहले तो समझो कि ये क्या था रॉलेट एक्ट। पहले मैं तुम्हें बोलकर समझा देती हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। बेटा ये एक ऐसा एक्ट बनाया जिसमें कहा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, मतलब हम तुम्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे अगर हमें लगा कि तुम हमें मारना चाहते हो। एक्चुअली क्रांतिकारी गतिविधियों को तोड़ने के लिए, जितनी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए, उन गतिविधियों को खत्म करने के लिए ये रॉलेट एक्ट आया है। और कहा कि इस एक्ट में हम तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं कि कब तक, कि बता नहीं सकते, कि अगर गिरफ्तार करोगे तो कहां सुनवाई होगी, कहीं सुनवाई नहीं होगी। कितने दिन गिरफ्तार करके रखोगे, कोई समय सीमा नहीं है। बोले कि पागल हैं हम, तुम्हें बेवकूफ दिख रहे हैं, अंग्रेजों से बोले भारतीय। लेकिन अंग्रेज फिर भी नहीं माने और उन्होंने इस कानून को क्या कर दिया, इस कानून को बनाकर पारित कर दिया। भारतीय विरोध करते रहे लेकिन वो नहीं माने। और इसी रॉलेट एक्ट को कहा गया प्यारे बच्चे काला कानून। जब यह पारित हुआ तो गांधी जी ने कहा कि भाई तुरंत यहां पर सत्याग्रह शुरू करो। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। फिर पंजाब में दो नेता हैं आपके, सैफुद्दीन किचलू जी। एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू जी सॉरी सॉरी बेटा। एक नेता है सैफुद्दीन किचलू जी और एक नेता है डॉक्टर सत्यपाल जी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। लोगों ने कहा अच्छा तुम्हारी मनमानी चलेगी। तो सब लोगों ने मिलकर बोला अब एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके इस कानून का विरोध करेंगे और जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है सत्यपाल जी को और किचलू जी को, उसका भी विरोध करेंगे। अंग्रेज बोले मीटिंग मत करना, मीटिंग करोगे तो अच्छा नहीं होगा। लोग बोले हम करेंगे। लोगों ने मीटिंग बुलाई। कहां पर बुलाई मीटिंग, तो मैम जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे हम जानते हैं, तो जलियांवाला बाग में अमृतसर पंजाब में यह मीटिंग बुलाई गई 13 अप्रैल 1919 को। मीटिंग आई, अंग्रेजों ने कहा तुमने बात नहीं मानी, जनरल डायर आया, गोलियां चलवा दी।
लोगों को विदाउट वार्निंग गोलियां चलवाई जनरल डायर ने। और जनरल डायर से जब जनरल डायर ने ऐसा किया तो बहुत सारे निहत्थे लोगों की मृत्यु हुई, उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे, लोग भागे अपनी जान बचाने के लिए, कुएं में कूदे, लेकिन लोग नहीं बच पाए। क्यों मैम? दूसरा गेट नहीं था? नहीं, एक ही गेट था, जाने का और आने का भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो जलियांवाला बाग का जो गेट था वो एक ही गेट था, वो बहुत बड़ा था, लेकिन एंट्री एग्जिट गेट एक ही था। और जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो फिर से यहां पे विरोध हुआ, तो दिखावे के लिए हंटर कमीशन बना दिया। हंटर कमीशन ने कहा कि जनरल डायर की कोई गलती नहीं है, जनरल डायर ने तो अपना फर्ज निभाया है। और जनरल डायर को कहा गया कि ये कौन है? ब्रिटिश सरकार का शेर। बताओ, ऐसे लोगों को शेर कह रहे हैं ये, जो विदाउट वार्निंग निहत्थे लोगों पर गोली चला रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं ये शेर है। आईएनसी ने इस डिसीजन का, इस हंटर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और खुद की समिति बनाई और कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनके घर के लोगों को अंग्रेजी सरकार को क्या देना चाहिए? उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए। अंग्रेजी सरकार ने कोई बात नहीं मानी। अंग्रेजी सरकार, आप सोच सकते हो कि कितने अत्याचार यहां के लोगों पर इसने किए हैं। ऐसे ही नहीं हम इनसे नफरत करते, ऐसे ही नहीं हमें इनसे घृणा आती है। इन्होंने हमें इंसान ही नहीं समझा, कीड़े मकोड़े की तरह मसलते थे हर चीज के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट 1919 का, रॉलेट एक्ट। प्यारे बच्चे, चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो एक तो इसे क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिखना, काला कानून। ठीक है, अब ये जो रॉलेट एक्ट है इसे क्यों लाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ये रॉलेट एक्ट आया था। बनाया किसने था इसको? तो देखिएगा नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे, लिखिएगा इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने इस एक्ट को बनाया, इस एक्ट को बनाया। और क्योंकि इसका नाम सिडनी रॉलेट था, इसीलिए इस एक्ट का नाम भी रॉलेट एक्ट था। गुस्सा तो ऐसे आ रहा है, सामने होता तो गोली मार देते इसको। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता वाली समिति ने क्या बनाया था? आप कहोगे कि मैम इस एक्ट को बनाया गया था। इस एक्ट में क्या था? रॉलेट एक्ट में क्या था? तो जो रॉलेट एक्ट था इसमें कहा गया था कि आपको हम कर सकते हैं संदेह के आधार पर गिरफ्तार। अगर हमें किसी भी भारतीय पे शक होगा हम तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं और आप हमें नहीं रोक सकते। और जब हम आपको गिरफ्तार करेंगे तो ये आप ना तो बिना अपील, आप कहीं अपील नहीं कर सकते, बिना दलील, आप कोई दलील नहीं दे सकते, और बिना वकील का कानून था, आप अपने पक्ष में कोई वकील नहीं कर सकते। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। तो हुई कि नहीं हुई मनमानी? अपील नहीं करोगे, कहीं कहीं दलील नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी कोई भी, और अपने बचाव में तुम वकील भी नहीं कर सकते। यह आपको ध्यान रखना है। कैसे कैसे बच्चे इस क्लास में आते हैं, कैसे कैसे मतलब कैसी कैसी बातें कर लेते हो आप लोग। विवेक, आपने जो कमेंट किया है आपको खुद पता है कि आपने क्या कमेंट किया है? विवेक चौरसिया,
आपको पता है आप क्या कमेंट कर रहे हैं? आप होश में हैं कि आप नहीं होश में हैं, ये बताइए क्लास में। मतलब टीचर की पोलाइटनेस जो आपके लिए रहती है, क्या वो आपको हजम नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है? आप ये सोच के देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कुछ भी मतलब बोलना होता है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। कद्र करो बेटा वक्त की, और कद्र करो उस व्यक्ति की जो तुम्हारे लिए सोच रहा है, वरना वक्त भी निकल जाएगा और अच्छे व्यक्ति भी तुमसे निकल जाएंगे। चलिए आगे। तो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून प्यारे बच्चे, इसे कहा जाता है, और इसीलिए इसे काला कानून नाम दिया गया था, क्योंकि इसकी यही खासियत थी। इस वजह से इसे भारतीयों ने कहा कि ये काला कानून है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा गया इसे? मैम इसे काला कानून इसी आधार पर कहा गया था, क्योंकि मैम ये जो आधार है ना, ये जो आधार है, इसी आधारों पे से क्या कहा गया? काला कानून। क्योंकि मैम ये तो एक तरीके की मनमानी है, ये मनमानी कर रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, आगे चलिए प्यारे बच्चे, आगे हम क्या देखते हैं। अब ये कानून आपको समझ में आया। अब देखिए, अब क्योंकि ये सारे कारण थे, और इसी कारण से क्या किया गया? इसी कारण भारतीयों द्वारा विरोध, इसी कारण क्या किया गया? भारतीयों द्वारा विरोध कि ये कानून गलत है, इसको आप वापस लो। लेकिन अंग्रेज तो अपनी मनमानी करते थे। हम चाहे उनसे कुछ भी कहें, लेकिन उन्हें हमारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, आगे देखिए। तो इसी वजह से क्या किया भारतीयों ने? विरोध। लेकिन विरोध के बावजूद भी, विरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 को पारित, 18 मार्च 1919 को इसको कर दिया पारित, पास कर दिया। क्या कर दिया बेटा जी? मैम पास कर दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चे जैसे ही ये पास हुआ तो गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह, गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह शुरू करने को कहा, विरोध में सत्याग्रह शुरू करने को कहा। अब भाई गांधी जी ने जब ये कहा था तो गांधी जी पलवल हरियाणा में थे। अब जैसे ही इन्होंने कहा तो प्यारे बच्चे पता है क्या किया गया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन्होंने कहा तो क्या हुआ? गांधी जी को पलवल, पलवल कहां पड़ता है? हरियाणा में। पलवल से 8 अप्रैल 1919 को कर लिया गिरफ्तार, 8 अप्रैल 1919 को किया गिरफ्तार। अब इनको अरेस्ट किया जब इन्होंने विरोध किया। फिर इसी का विरोध पंजाब में, पंजाब में विरोध कौन कर रहा था? मैम पंजाब में विरोध कर रहे थे पंजाब के दो बहुत ही प्रसिद्ध नेता जी, डॉक्टर सत्यपाल जी और बेटा जी सैफुद्दीन किचलू जी, सैफुद्दीन किचलू जी। और जब ये विरोध कर रहे थे तो इन्हें भी क्या किया गया? इन्हें भी इसी कानून के तहत गिरफ्तार, इन्हें भी क्या कर लिया? गिरफ्तार। अब यहां पे आया लोगों को बहुत ही गुस्सा कि भैया मनमानी चल रही है, पूरी तरीके से मनमानी चल रही है, इनको भी कर लिया गिरफ्तार। अब गिरफ्तार किया तो क्या किया गया? रॉलेट एक्ट, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, रॉलेट एक्ट और
और ये जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक बैठक बुलाई गई। कब बुलाई गई और कहां बुलाई गई? तो बेटा जी बैठक बुलाई गई 13 अप्रैल 1919। कहां पर? अमृतसर, पंजाब में। अमृतसर पंजाब में, जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में बैठक बुलाई गई। बैठक का विरोध और ध्यान रखना कि जिस दिन ये बैठक बुलाई गई थी उस दिन वैशाखी का दिन था, वैशाखी के दिन, ये भी ध्यान रखना। बैठक का विरोध अंग्रेजी सरकार ने किया। अंग्रेजी सरकार की जगह लिखो जनरल डायर ने किया। जनरल डायर ने किया और लोगों पर बिना चेतावनी मतलब वार्निंग के, विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलाने का आदेश दिया विदाउट वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं, सीधा फायरिंग। सीधा क्या कर दिया बेटा जी? फायरिंग। और जब फायरिंग हुई तो प्यारे बच्चे, इसका पूरा नाम अगर आप लिखना चाहते हैं, जनरल माइकल ओ डायर। जनरल माइकल ओ डायर, ठीक है, पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं। गोली चलाने का आदेश दिया और जब आदेश दिया तो हजारों लोग मारे गए। हजारों लोग मारे गए। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, बाहर की तरफ भागे, लेकिन जान नहीं बचा पाए। तो क्या बोला है कि मैम हजारों लोग यहां पर मारे गए। ठीक है, अब जब हजारों लोग मारे गए तो इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को कहा जाता है इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जब ये हत्याकांड हुआ बेटा जी, तो इस हत्याकांड का क्या किया गया? इस हत्याकांड का, इसका किया गया विरोध। इसका किया गया विरोध, और विरोध बहुत बड़े लेवल पर हुआ। इस घटना का क्या किया गया मैम? इसका विरोध किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया मैम? इस घटना का किया गया विरोध। और जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो अंग्रेजी सरकार को मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजी सरकार को क्या होना पड़ा? मजबूर होना पड़ा। और जब विरोध किया गया विरोध, तो फिर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? अंग्रेजी सरकार ने
इस हत्याकांड की जांच के लिए, इस हत्याकांड की जांच के लिए, केवल दिखावे के लिए बेटा जी, हंटर कमीशन का गठन किया, हंटर कमीशन का गठन किया। एक हंटर कमीशन आपका शिक्षा से संबंधित है और एक हंटर कमीशन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका क्या किया, इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन कब किया था गठन? तो बेटा जी 1919 में। कितने सदस्य थे इसमें? सदस्य थे बेटा जी 8, जिसमें से 5 थे अंग्रेज और बेटा जी +3 थे भारतीय। तो जो 3 भारतीय सदस्य थे उनका नाम आप लिखेंगे, कौन कौन थे? 3 भारतीय, चिमनलाल शीतलवाड़, चिमनलाल शीतलवाड़, चिमनलाल शीतलवाड़, साहब सुल्तान अहमद, साहब सुल्तान अहमद और बेटा जी जगत नारायण जी, और मैम जगत नारायण जी। ये 3 इसमें भारतीय थे। अब इसने क्या कहा? इस हंटर कमीशन ने दी मैम अपनी रिपोर्ट, और रिपोर्ट में जनरल डायर को बेगुनाह कहा कि जनरल डायर की कोई गलती नहीं है, जनरल डायर ने अपना फर्ज पूरा किया है और जनरल डायर को कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसा था प्यारे बच्चे इनका मानना। ठीक है कि जनरल डायर बेगुनाह है। और प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। इसे क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। इसे केवल इसके पद से हटाया, लेकिन इसे कोई सजा नहीं दी गई। इसे पद से हटा दिया, केवल इसके पद से हटाना ही इसकी सजा इन्होंने बता दी, और इसे कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इसको कहा गया। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट का विरोध, इस रिपोर्ट का विरोध किसने किया? आईएनसी ने किया, आईएनसी ने किया। और आईएनसी ने विरोध ही नहीं किया बल्कि अपनी एक समिति बनाई। लास्ट ये पूरा खत्म हो जाएगा फिर आईएनसी ने क्या किया? आईएनसी ने आयोग का गठन किया, आयोग का गठन किया। और ये जो आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी। और इनसे कहा कि आप जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करो। आईएनसी ने विरोध किया और आईएनसी ने एक आयोग का गठन किया, अध्यक्ष बनाया मैम हम कह सकते हैं मदन मोहन मालवीय जी को। अन्य सदस्य इसमें कौन थे? इस आयोग के अन्य सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू जी, CR दास जी, चितरंजन दास जी, पुपुल जयकर जी,
पंडित मोतीलाल नेहरू जी, CR दास जी, पुपुल जयकर जी और बेटा जी अब्बा और लिखिएगा, इधर ही लिख देती हूं मैं पूरा, अब्बास तैयब जी और बेटा जी गांधी जी। और इस कमीशन ने क्या कहा कि जनरल डायर गुनहगार है। इस कमीशन ने क्या कहा, तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा जनरल डायर गुनहगार है, गुनहगार है, इसे सजा मिलनी चाहिए। और क्या कहा, मरे हुए लोगों के परिवार को, लोगों के परिवारों को, ब्रिटिश सरकार को, मरे हुए लोगों के परिवारों को ब्रिटिश सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए, ब्रिटिश सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए। लेकिन इनकी किसी भी बात को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। और बेटा जी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है तो इसे खत्म ही करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके विरोध में उपाधियां वापस हुई थी। इसके विरोध में क्या क्या किया गया था, प्लीज आप इसको लिख लें, लास्ट है ये। रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि वापस, नाइटहुड की उपाधि की थी इन्होंने वापस। नेक्स्ट, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने की थी बेटा जी सर की उपाधि वापस। सर की उपाधि वापस किसको कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों को दी थी। और जमनालाल बजाज जी, जमनालाल बजाज जी, इन्होंने बेटा जी राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि वापस की थी, ठीक है। और एक व्यक्ति हैं शंकर नायर जी, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, लिखिएगा शंकर नायर जी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया। और कल हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कोई बात नहीं हर्ष, ये बताना जरूरी नहीं है कि विवेक चौरसिया ने क्या बोला था, उन्होंने गलत बोला था इसलिए मैंने उनको टोका, क्योंकि आज उन्होंने मुझे बोला है, कल हो सकता है वो किसी और टीचर को बोले। और हर टीचर जो है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ये अधिकार नहीं है कि आप कुछ भी बोलें और मैं आपको ब्लॉक ना करवाऊं। मेरे पास बस एक कारण है कि मैं जानती हूं कि हमारे पास ज़्यादातर वो बच्चा होता है जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, और वो स्ट्रगल करते हुए अपनी तैयारी को कर रहा होता है, तो हम उस बच्चे के पैसे की जो कीमत है उसको समझते हैं। अगर मैं चाहती तो उनको ब्लॉक करा सकती थी, लेकिन अगर मैं उनकी तरह होंगी तो उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो आप इस चीज़ को ना सोचें। अगर वो ऐसा कोई गलत कमेंट नहीं करते तो मैं उनको टोकती भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादाओं को ही क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस तरह की हरकतें, मैं उनके साथ बाकी सबको भी कह रही हूँ
कि आप एटलीस्ट अगर टीचर को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उसको डिसरिस्पेक्ट भी मत करो, क्योंकि टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। आप टीचर को जो है अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो मैं फिर से कहूंगी कि डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। ठीक है बच्चे, तो इतना ही बस मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से, और कोई शिकायत नहीं है। और रही बात ब्लॉक कराने की, तो ब्लॉक कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है लाल साहब, आपका ये जो वीक आने वाला है, इस वीक में मिड में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है अब। ठीक है।